सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ही डिकोड्स। आज हम देखने वाले हैं एडोबी फोटोशॉप को। एडोबी फोटोशॉप 7.0 को। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, हमें इसको खोल लेना है सिंपल। और ये थोड़ा पुराना वर्जन है जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही प्रो लेवल के हैं और हमें आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये ऊपर के साइड पर यहाँ पर इस जगह हमें दिखेगा फाइल का ऑप्शन, जहाँ पर हम न्यू, ओपन वगैरह जैसे न्यू करेंगे तो हम जैसे ही न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें एक ऐसा डायलॉग बॉक्स होकर दिखेगा। यहाँ पर हम उसका नेम लिख सकते हैं। अभी ये अनटाइटल्ड वन है तो हम इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। हम इसको फर्स्ट फर्स्ट ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट साइज, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कस्टम, डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज, लेटर, लीगर, टैबलॉइड, ऐसे ढेर सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हम फ़िलहाल के लिए A4 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, हमें कितने विड्थ का चाहिए, कितने विड्थ का चाहिए। यहाँ से हम पिक्सल्स, इन सारी क्वांटिटीज़ में भी चीज़ों को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम रिजोल्यूशन देख सकते हैं। रिजोल्यूशन होता है पिक्सल्स पर इंच, की 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे हमारे, क्योंकि ये पिक्सल्स एक लाइन, जैसे लाइन बाय लाइन होते हैं, जैसे एक पेज पे ढेर सारी लाइंस होती हैं उसी तरह से यहाँ पर पिक्सल्स भी लाइंस के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो कितने पिक्सल्स पर इंच होंगे वो हमारा रिजोल्यूशन डिसाइड करता है। जैसे यहाँ 300 पिक्सल्स पर इंच है, ये स्टैंडर्ड है। हम ज़्यादातर फ़ोटोज़ के अंदर 72 पिक्सल्स पर इंच होता है और इसी तरह से चलता है। तो हम 300 को ही स्टैंडर्ड लेके चलेंगे क्योंकि इस पे कोई दिक्कत नहीं होती। फिर यहाँ पे हमारे पास मोड आ जाता है। मोड में हम बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK कलर और लैब कलर, ये हमारे पास 5 ऑप्शन आते हैं। तो जो बिट मैप और ग्रे स्केल होता है ये एक्चुअल में ब्लैक एंड वाइट होता है। बिट मैप आपके डॉट्स के फॉर्म में होते हैं और ग्रे स्केल जैसे कि पेंट्स के फॉर्म में होते हैं, जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो उस तरह से ग्रे स्केल होता है। RGB कलर हम सबको पता है क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू के कॉम्बिनेशन को हम RGB कलर कहते हैं। फिर CMYK कलर क्या होता है? CMYK भी एक तरह से RGB कलर ही होता है, बस इसमें क्यान, मेजेंटा, येलो और के से कोई कलर होता है वो यूज़ होता है। फिर लैब कलर पे आ जाते हैं। लैब कलर बहुत ही एडवांस्ड फीचर है। लैब कलर हम जनरली हमारे प्रिंटर्स नहीं प्रिंट कर पाते हैं, ये जब कलरफुल लेज़र प्रिंटर्स की बात होती है तब हम लोग लैब कलर सेलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम RGB कलर पे स्टिक रहेंगे। अब यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर, एक वाइट का ऑप्शन दिखता है, एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन दिखता है और एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखता है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर वाइट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो वाइट कुछ इस तरह का है। अब एक एक दूसरा हम खोल बनाते हैं सेम, बस यहाँ पर हम यहाँ बैकग्राउंड कलर कर देते हैं और एक और बनाते हैं और इसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तीनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये जो है, ये यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये असल में हमारा बैकग्राउंड है केवल। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड, इसके पीछे कुछ नहीं है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो सिर्फ वाइट पेज ही प्रिंट होगा जैसे कि ये। लेकिन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है। ये अभी जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ फाइल में है, ओपन पे गए और हमने एक ये इमेज खोल लिया और उसी तरह यहाँ पर ओपन पर आए और एक ये इमेज खोल लिया। अब इन दोनों इमेजेस में डिफरेंस देखिए। दोनों इमेजेस में डिफरेंस ये है कि अगर हम इस वाले इमेज का यूज़ करेंगे कहीं पर भी तो जो वहाँ पर उस जगह का बैकग्राउंड होगा उसके ऊपर केवल ये हमारा जो छोटा, जो हमारा डिज़ाइन है वो उसके ऊपर आएगा, फिर पीछे चाहे जो भी बैकग्राउंड लगा हो। लेकिन जो ये वाला है हमारा, ये जो पेंगुइन वाला है, तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड यूज़ हुआ है वो बैकग्राउंड भी हमारे साथ आएगा जब भी हम इस फोटो को कहीं भी यूज़ करेंगे।
तो ये डिफरेंस होता है। और जहाँ पर भी आप ये वाइट और ग्रे चेक बॉक्सेस देखेंगे तो ये हमारे बैकग्राउंड को ही शो करता है। अब इनको हम बंद कर लेते हैं और वापस आते हैं इस पर। अब यहाँ पर जैसा कि यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं इस जगह पर, अ, तो यहाँ पर हमारे पास एक फोरग्राउंड कलर है, एक बैकग्राउंड कलर है। अभी दोनों ही ब्लैक पर सेट है, लेकिन जैसे ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ से मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया, अब ओके किया, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, लेकिन इस वाले का बैकग्राउंड कलर अभी नहीं चेंज हुआ। तो हम इसको कट कर देते हैं और फिर से फाइल में आकर एक न्यू बनाते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर पे आ जाते हैं और ओके करेंगे, तो अब जो कलर हमने सेलेक्ट किया था उस कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर जनरेट हो गया। तो ये तीन अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास जो हमने अभी देखी। तो अभी इसको बंद करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इस पे लगे हुए ऑप्शंस की। अब जैसे हम फाइल में आते हैं, एक न्यू बनाते हैं और यहाँ पर हम बैकग्राउंड को वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने A4 साइज का लिया है RGB कलर में, ओके किया। अब यहाँ पर हम फिर से फाइल में आकर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इस पेंगुइन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मार्क्यू टूल, जो कि एक रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल है, जैसे मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, अब ये इतना एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब जो उसके बगल वाला टूल है जिसको कहते हैं मूव टूल, इसका यूज़ करके हम इस पे राइट लेफ़्ट क्लिक किए हुए जब इसको उठा करके यहाँ लेकर आए, तो यहाँ पर हमें वो इमेज छोटी सी मिल गई। अब हमें ये इमेज छोटी क्यों मिली? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अभी हम इसके इस ऊपर वाले साइड पर यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ इमेज साइज पर जैसे ही आएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका रिजोल्यूशन 95 पिक्सल्स पर इंच का ही है और हमारा जो पेज है वो 300 पिक्सल्स पर इंच का है। तो हम चाहें तो यहाँ से पिक्सल्स को चेंज करके इसको 300 अगर कर देते हैं तो ये देख सकते हैं कि हमारा फ़ोटो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब वापस से इसको, अब इतना बड़े फ़ोटो को वापस छोटे करने के लिए हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें केवल कंट्रोल और माइनस दबाना है। कंट्रोल और माइनस को साथ में दबाएंगे तो ये इमेज छोटी हो जाएगी। अब वापस से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। हमने ये सेलेक्ट कर लिया इस इमेज को और वापस से इस मूव टूल का है यूज़ करके हम जैसे ही यहाँ है तो अब हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज बड़ी हो गई, वही सेम इमेज बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर इस जगह पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें लेयर्स दिख रही हैं। फिलहाल के लिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, मिनिमाइज करते ही वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। तो अब हम यहाँ आते हैं और अब बात करते हैं लेयर्स की। तो लेयर, सबसे पहली लेयर है हमारी बैकग्राउंड की, ठीक है, जो हमारा बैकग्राउंड वाइट कलर का है वो हमारा एक लेयर है। तो ये बैकग्राउंड हमारा एक लेयर हो गया। उसके बाद जो ये लेयर वन है, लेयर वन हमारी बनी इसकी, जो लेयर वन है हमारी वो लेयर वन बनी इस वाली इमेज की। इस लेयर के ऊपर केवल ये इमेज ही फ्लोट कर रही है। उसके ऊपर फिर ये बड़ी वाली लेयर, बड़ी वाली इमेज का एक दूसरा लेयर है, जैसे सैंडविच होती है। तो ये सबसे नीचे ये ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये आ गया छोटा सा प्याज का टुकड़ा और ये ऊपर आ गया उसके आलू का टिक्की। तो अब अगर हम चाहें कि हमारा आलू का टिक्की पीछे चले जाए और बाकी वो आगे आ जाए तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हमें बस इस लेयर को ऐसे ड्रैग करके ऊपर कर देना है इस जैसे। और अब हम देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा पेंगुइन है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम इसको वापस से लेफ़्ट क्लिक किए हुए ऐसे नीचे लेकर चले आएँ तो फिर अब ये पेंगुइन इसके पीछे छिप जाएगा क्योंकि वो उसके नीचे वाले लेयर में चला गया। तो ये डिफरेंस होता है लेयरिंग का। अब जैसे हम बैकग्राउंड को ही ऐसे ऊपर लेकर चले आए क्योंकि अब ये लॉक्ड हो गया है, तो इसको नहीं कुछ कर सकते, बैकग्राउंड लॉक्ड है उसको नहीं कुछ कर सकते, लेकिन इन दोनों को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे इसको ड्रैग करके ऊपर किया तो अब ये इसके ऊपर आ गया और जब से हम इस सेकंड लेयर को नहीं सेलेक्ट करेंगे और ये सेकंड लेयर इसके पीछे आ गया। तो ये डिफरेंस है इसका। उसके बाद
यहाँ पर हमारे हिस्ट्री दिख रही होगी। यहाँ पर हम जो कुछ भी करेंगे उसकी हिस्ट्री यहाँ पर होगी। जैसे हमने मूव का यूज़ किया, हमने लेयर ऑर्डर चेंज किए, फिर लेयर ऑर्डर चेंज, तो इस तरह से हम उन चीज़ों को अगर ऊपर की ओर सेलेक्ट करें, जैसे हमने न्यू किया, फिर हमने ड्रैग किया सिलेक्शन को, फिर हमने उसको मूव किया, फिर हमने सिलेक्शन ड्रैग किया, फिर मूव 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 किया और फिर मूव, फिर हमने लेयर ऑर्डर चेंज करके फिर उसे मूव किया, फिर लेयर ऑर्डर चेंज करके फिर मूव किया, फिर लेयर ऑर्डर चेंज करके फिर मूव किया। तो हमने जितनी बार भी इसको मूव किया तो वो सारी चीज़ें यहाँ हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं। फिर यहाँ पर उसी के जस्ट बगल में एक्शंस है, तो एक्शंस के अंदर फ़िलहाल के लिए ये सारी चीज़ें हमारे कोई काम की नहीं है। फिर टूल्स प्रेजेंट के अंदर भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री वाला सेगमेंट। यहाँ पर हमें यही सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसको और थोड़ा छोटा करके अब बात कर लेते हैं यहाँ इसकी। तो इस वाले बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर कलर्स, स्वैचेस और स्टाइल्स मिलेंगे। स्टाइल्स जैसे ये हम इससे जिस भी तरह से सेलेक्ट करेंगे ये उस तरह का हमें यहाँ पर इफेक्ट दे देगा। जैसे अभी हम इसको नन कर देते हैं। कलर हम यहाँ से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हमारे फोरग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है, इससे इस लेयर से कोई मतलब नहीं है। स्वैचेस से हम डायरेक्ट हमें कलर पैलेट मिल जाता है जिससे हम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं और वो कलर्स हम यहाँ देख सकते हैं। और स्टाइल्स हम डायरेक्टली अपने जो इमेज उस पर जो स्टाइल हम इसमें से लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये नेविगेटर है और इन्फो है। इन्फो का कोई काम नहीं है, नेविगेटर का हम जब बात करेंगे। जैसे अब मैंने किया कंट्रोल प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक छोटा सा रेड बॉक्स है जो कि जितना एरिया हमें विजिबल है उतना एरिया वो यहाँ दिखा रहा है। अभी हम जैसे नीचे आ रहे हैं स्क्रॉल करके तो यहाँ अब वो जो रेड पोर्शन है वो इस छोटे पेंगुइन के साइड चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि आखिर हम देख कौन सा पोर्शन रहे हैं हमारे इमेज का। वापस से हम कंट्रोल माइनस का यूज़ करके इसको छोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सीखा कि हम किस तरह से एक इमेज को इधर ला सकते हैं। और बाकी के ये जो टूल्स हैं, अब जैसे ये मार्क्यू टूल हमें समझ में आ गया कि क्या करना है। अब हम वापस से इसको बड़ा करते हैं। अब जैसे हमने सर रेक्टेंगुलर मार्क्यू देख लिया, उसी तरह अब एलिप्टिकल मार्क्यू भी है। एलिप्टिकल मार्क्यू क्या करता है, एलिप्टिकल मार्क्यू जैसे ये सर्कल में अब देख लिया, वापस से हम इस मूव वाले एरो का यूज़ करके इसको अब आप देख सकते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया। हम इसको लेयर को लेयर 3 कर देते हैं, लेयर 1 को वापस नीचे कर देते हैं जैसा पहले था। अब आप देख सकते हैं ये सर्कल की तरह हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नीचे सिंगल रो मार्क्यू टूल और कॉलम मार्क्यू है इसका कोई काम नहीं होता। यहाँ पर फिर ये मूव टूल का हमें काम पता चली गया है, ये सारी चीज़ें उठा के इधर या फिर उधर ऐसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। अब बात करते हैं इसकी, ये है लैसो टूल। अब लैसो टूल क्या होता है, तो लैसो टूल को समझने के लिए जैसे पहले हम आते हैं लैसो टूल पे। अब लैसो टूल जैसे हमें इसकी केवल आंखें ऐसे आप माउस को पकड़ के ऐसे करके, तो यह रैंडम पॉलीगॉन शेप में चीज़ों को अलग अलग आप कर सकते हैं। उसी तरह पॉलीगॉन लैसो टूल है, ये स्ट्रेट लाइंस खींचता है। आपको बस स्ट्रेट लाइंस खींचता है और फिर जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपको डबल क्लिक करना होता है, डबल लेफ्ट क्लिक, और ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इस पार्ट को भी उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक लैसो टूल जो है वो जैसे अब आँखों को सेलेक्ट करना है तो ये अपने अकॉर्डिंग ही कलर्स को सेलेक्ट करके आप जैसे जैसे घुमाएंगे अपना माउस बिना क्लिक किए वो सेलेक्ट कर लेता है। और उसके बाद फिर आप वापस से इस सारी चीज़ों को इधर उधर उठाकर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये है हमारा, इसको बोलते हैं मैजिक वांड टूल। ये एक झटके में सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता है। जैसे ये सेलेक्ट हो गया, इतना पार्ट हमने उठा लिया, तो
तो ये बेसिकली एक ही कलर को अचानक से सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट मेथड है। बाकी फिर इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं कि इसको क्रॉप टूल बोलते हैं, और क्रॉप टूल का काम क्या होता है? क्रॉप टूल का काम होता है कि आपको जितना भी इमेज अपना चाहिए उसको ऐसे करके, और यहाँ पर हमें क्या करना है, केवल एंटर करना है और उतना हमारा क्रॉप हो जाएगा। अब जैसे इस फोटो में आते हैं, इस फोटो में अगर हमें केवल ये इतना पोर्शन चाहिए, बाकी हटा देना है, तो हमने इतने को सेलेक्ट किया और एंटर करते ही बाकी का सारा पोर्शन गायब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्रॉप टूल काम करता है। उसके बाद ये है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल स्लाइस टूल का कोई जनरल काम नहीं आता जल्दी, तो इसको इग्नोर करते हैं। अब इसको हम क्लोज करते हैं, और फिर फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ये है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है? हीलिंग ब्रश टूल होता है, जैसे हमारा ये पेंगुइन आ गया, अब हमें देखना है कि ये इसकी आंखें देखते हैं। हमने इसको जूम किया, तो अब हमें इसकी आंखों में एक वाइट डॉट्स दिख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये वाइट डॉट्स यहाँ से हट जाए, तो हम हीलिंग टूल का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर के Alt बटन को दबाएंगे, और Alt दबाते हुए सबसे पहले हमें क्या करना है, Alt बटन दबाना है, और Alt दबाते हुए हमें फिर वो एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया को हम चाहते हैं कि हमारे आई के ऊपर ओवरलैप कर जाए। तो हमने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमने राइट क्लिक किया, ऐड दबाते हुए हमने राइट क्लिक किया, ऐड दबाते हुए हमने लेफ्ट क्लिक किया, उसके बाद फिर हम अब अपना ये कर्सर लेकर के यहाँ आए इसके आइस के पास और क्लिक कर दिया। अब जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि जहाँ पर हमने ऐड करके सेलेक्ट किया था वहाँ पर वो एक प्लस का सिंबल दिखा रहा है। अब जैसे हम ऐसे नीचे आएंगे, तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि उसके ऊपर जितनी चीज़ें हैं, जहाँ पर हमने ऐड सेलेक्ट किया था वहाँ की चीज़ें फिर यहाँ पर अप्लाई हो रही है। मैं कंट्रोल Z करके वापस से इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो जैसे हमने इस एरिया को सेलेक्ट किया था, तो वहाँ को सिलेक्शन लेते हुए अब हम जहाँ भी क्लिक कर रहे हैं तो उसी के आसपास का एरिया ही वहाँ पर आ रहा है। हमने यहाँ सेलेक्ट किया, तो जहाँ पर हमने पहले से सेलेक्ट किया वो ब्लैक एरिया ही हमें यहाँ मिल रहा है। अब जैसे ही हम नीचे गए, तो अब जैसे ही हम देख सकते हैं वो प्लस जहाँ जहाँ जाएगा वैसा वैसा पेंट यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हील टूल का काम। अब हम इसको कंट्रोल Z फिलहाल के लिए कर देते हैं, और यहाँ पर इसको वाइट करके अब कंट्रोल माइनस करेंगे, तो अब देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर वाइट हो गया। अब ब्रश की साइज़ कहाँ से चेंज होगी? ब्रश की साइज़ चेंज होगी यहाँ से। यहाँ पर आप सेलेक्ट करके ब्रश का डायमीटर बढ़ा सकते हैं, ब्रश की हार्डनेस को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सब अपने ऊपर है। अब बात करते हैं हीलिंग के बाद एक पैच टूल भी है। पैच टूल आप जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने एक पॉइंट अभी सेलेक्ट किया था तो फिर उसके आसपास का एरिया आ रहा था, पैच टूल के अंदर हम जितना एरिया सेलेक्ट करेंगे वो हर जगह पैच कर देगा। अब जैसे हमने पैच टूल पे आए, हम वापस से ऐड दबाएंगे, यहाँ का एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम पैच टूल पे आए, पैच टूल इतना एरिया किया, अब ये इतना एरिया हम यहाँ से उठा करके जहाँ कहीं भी लेकर जा सकते हैं, तो इसका एक पैच बन गया। तो ये होता है पैच टूल का काम, और यही सेम काम हमारा मार्क्यू टूल भी करता है। तो अब हम इसको कंट्रोल सेट कर देते हैं ताकि वो वापस वहीं हो जाए। अब बात कर लेते हैं ब्रश टूल की। ब्रश टूल के अंदर एक आपके पास ब्रश टूल है और एक पेंसिल टूल है। यहाँ से हम अपने हिसाब से मास्टर डायमीटर सेलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं 25 पिक्सल्स हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम जो ये पेंट करेंगे, तो वो पेंट उस पैच के अंदर होगा जो हमने पहले से क्रिएट किया है। जो पैच हमने सेलेक्ट किया है ये कलर सिर्फ उस पैच के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता। उसके बाहर हम चाहे जितना भी पेंट करने की कोशिश करें उसके बाहर नहीं होगा, केवल जो पैच के अंदर है उस पैच के अंदर ही होगा। और कलर हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पर पर्पल, यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं अगर
पिंक कलर सेलेक्ट, मजेंटा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कलर केवल उसके अंदर होगा, उसके बाहर कलर नहीं जाएगा। तो अब हम यहाँ से इसको पैच टूल को यहाँ से हटा देते हैं। हमने हिस्ट्री का यूज़ किया है, जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक का रोक के बाकी को हमने बंद कर दिया। अब बात करते हैं इसकी, यह है क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल पर हम जैसे ही आए तो अब हम जैसा देख सकते हैं कि हमारा जो पेंगुइन है वही प्रिंट हुए जा रहा है। हम जहाँ का सिलेक्ट करें उसी के आजू बाजू का एरिया पेंट हो रहा है। तो ये हमारे क्लोन स्टैम्प का फीचर है। तो इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब बात करते हैं, ये है ब्रश हिस्ट्री जो कि अभी यहाँ पर दिख रही है, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। उसके बाद फिर इरेज़र है। अब इरेज टूल से हम, एक इरेज टूल का यूज़ होता है, जैसे अब हमने ब्रश लिया और इसके ऊपर पेंट कर दिया। अब हम इरेज टूल का यूज़ करके, इरेज टूल बहुत छोटा सा है, थोड़ा इसका डायमीटर बढ़ाते हैं। हम इरेज टूल का यूज़ करके जब इसको इरेज अगर करेंगे तो फिर ये पूरा बैकग्राउंड दिखने लगेगा, और हमें ये चाहिए नहीं, जबकि बैकग्राउंड इरेजर भी है। बैकग्राउंड इरेजर पर जब हम आएंगे तो भी सब कुछ इरेज हो जाएगा। तो इरेज टूल सब कुछ इरेज कर देगा, चाहे बैकग्राउंड हो या ना हो। तो इरेज टूल का ये काम है। तो हम इसको भी अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। हिस्ट्री से जाके वापस से कैंसिल कर दिया हमने। फिर एक पेंट टूल है। पेंट टूल में ग्रेडियंट टूल है और एक पेंट बकेट टूल है। पेंट बकेट टूल, जैसे ये पिंक कलर हमारे यहाँ फोरग्राउंड में सिलेक्टेड है, तो हम यहाँ आगे क्लिक करेंगे तो ये पीछे जितना भी था ग्रीन कलर वो सब अब मजेंटा कलर में चेंज हो गया। लेकिन वहीं अब अगर हम पेंट ग्रेडियंट टूल में आए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लीनियर ग्रेडियंट, सर्कुलर ग्रेडियंट, डायगोनल ग्रेडियंट, पैरेलल ग्रेडियंट और स्टार ग्रेडियंट में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने मान ली स्टार ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर ऐसे अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी इमेज ही गायब होगी। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारी इमेज ना गायब हो, है ना। अब हम चाहते थे कि हमारी इमेज ना गायब हो, लेकिन क्योंकि ये तो बस एक सिंपल इमेज है, इसका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड तो अलग अलग है ही नहीं, क्योंकि ये इसका एक ही लेयर है जिसको हमने लेयर 0 यहाँ पर बोला हुआ है। तो इसी वजह से हमने जब इसको ऐसे अप्लाई किया तो ये एक स्टार की तरह बन गया। जस्ट जिधर भी आपका पहला पॉइंटर होगा वहीं पर एक स्टार बन जाएगा, और अब जितना लंबा खींचेंगे उतना बड़ा स्टार बनेगा। जैसे मैंने यहाँ तक खींचा तो इतना बड़ा स्टार बना, थोड़ा सा और खींच दिया तो थोड़ा और बड़ा बन गया, यहाँ से थोड़ा और खींच दिया और डायरेक्शन में और बड़ा बन गया। उसी तरह अगर हम ये वाले टूल की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन, जितनी छोटी लाइन जितनी बड़ी लाइन जैसी लाइन चाहिए इस तरह से। उसके बाद एक ये वाला टूल ये इस तरह का कुछ इमेज बनाता है कि एक साइड ऐसे क्लॉक की तरह, आपको क्लॉक ऐसे चाहिए आप क्लॉक वैसे कर लीजिए। तो ये एक डिज़ाइनर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक ये सर्कुलर, फिर आता है कि ग्रेडियंट टूल जो हम सबको पता है कि क्या होता है। उसके बाद यहाँ से हम ग्रेडियंट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, खुद के कस्टम ग्रेडियंट्स बना सकते हैं जैसा भी हम चाहें। तो ये अब हम पर डिपेंड करता है। फिर आता है एक, इसको बोलते हैं ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मश टूल। तो इसको समझने के लिए अब हम इसको फ़िलहाल के लिए बंद करके दोबारा से हमारा पेंगुइन का इमेज खोल देते हैं। तो अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास है ब्लर टूल। यहाँ से हमने ब्लर टूल सेलेक्ट कर लिया, ब्रश का डायमीटर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। अब ब्लर टूल सारी चीज़ों को ब्लर कर देता है, ये तो हम सबको पता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ब्लर होने लगी। आप जितनी बार वापस से रिक्लिक करके करेंगे वो और ज़्यादा ब्लर होती ही जाएंगी। जैसे पेंट कर रहे हैं उसी तरह से ये ब्लर होता चला जाएगा। तो पहले ये कैसा था, पहले ये ऐसा था, अब कैसा हो गया, अब ये ऐसा ब्लर होगा, धुंधला हो गया। तो ब्लर टूल का ये काम है।
उसी पर राइट क्लिक करने पे हमें शार्पन टूल मिलता है। शार्पन टूल का क्या काम होता है, थोड़ा और ब्रश डायमीटर बढ़ा कर लेते हैं। तो शार्पन टूल चीज़ों को और क्लैरिटी से दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल ही क्लियर होने लगा, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक एक डिटेल्स बाहर आने लगी, और जैसे इमेज को किसी ने छील दिया हो कुछ वैसा सा होने लगा। तो ये होता है शार्पन टूल से। हमारा पहले इमेज कैसा था, ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया, हमने इसको छील दिया इस इमेज को। उसके बाद अगला आता है स्मज टूल। स्मज टूल क्या होता है, स्मज टूल जैसे अब पानी के ऊपर उंगली करके पानी को इधर उधर घुमा दो, इससे इसका चोंच इधर कर दिया, थोड़ा और इधर कर दिया, आँखों को ऊपर कर दिया, बिल्कुल बड़ा बड़ा कर दिया, इस आँख को भी बड़ा कर दिया, इसके कान बना दिए। तो ये होता है हमारे स्मज टूल से। तो हमारा इमेज कैसा था, हमारा ओके हिस्ट्री ज़्यादा हो गई। तो हमारा इमेज पेंगुइन का कैसा था और अब कैसा हो गया, तो ये होता है स्मज टूल से। अब इसको बंद करके दोबारा से एक वापस से वही इमेज खोल लेते हैं। अब उसके बगल में क्या है, उसके बगल में है एक डॉज टूल। तो अब डॉज टूल से क्या होता है, तो वापस से अपना डायमीटर बड़ा करते हैं और ये देखते हैं, डॉज टूल से चीज़ें ज़्यादा ब्राइट दिखने लगती हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कि ये सारी चीज़ें ब्राइट हो गई। उसके बाद बर्न टूल से क्या होता है, तब बर्न टूल से क्या होता है कि बर्न टूल से चीज़ें वापस से डार्क होने लगती हैं, जैसे चीज़ों को आपने जला दिया हो। जैसा कि आप देख सकते हैं चीज़ें वापस से डार्क होने लगी। उसके बाद स्पॉन्ज टूल से अब फिर क्या होता है, स्पॉन्ज टूल का काम चीज़ों को थोड़ा और बेटर बनाना होता है। जैसे ये है, अब हमने स्पॉन्ज टूल से अपना स्पॉन्ज टूल इस पर कर रहे हैं। यहाँ पर मोड एक सैचुरेट का है, एक डीसैचुरेट का है। तो अगर हम डीसैचुरेट करें तो चीज़ें थोड़ी फेड होने लगेंगी। अब वहीं अगर हम सैचुरेट करें तो चीज़ें थोड़ी डार्क होने लगेंगी, मतलब थोड़ा कंट्रास्ट उसका बढ़ने लगेगा। तो ये काम होता है स्पॉन्ज टूल का। बाकी यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर ये टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल का हमें मतलब पता ही है कि हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पेन टूल्स हैं, इनका हमें जल्दी यूज़ पड़ता नहीं है। फिर यहाँ पर शेप्स हैं, रेक्टेंगुलर वगैरह जो भी हमें शेप चाहिए उस शेप का हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक नोट्स का टूल है, जो अगर हमें जैसे कि चाहिए कि हमें कोई प्रोजेक्ट मिला तो यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस जगह पे हमको चाहिए कि यहाँ पर इसकी आईज ब्लू हो। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी आईज हमें रेड करनी है, वगैरह वगैरह जो भी हम चाहें उसको ऐड करके यहाँ से बंद करेंगे। तो हम जब भी यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो हमें वो नोट हमारा खुल के मिल जाएगा कि हमें ये चीज़ यहाँ पर करना है। उसके बाद ये है कलर पिकल टूल। जैसे यहाँ पर आई ड्रॉप पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर जैसे हमें ये ब्लू कलर लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में चेंज हो गया। हमने ग्रीन कलर पे आगे क्लिक किया तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो गया। तो हमें जो कलर चाहिए वो हम इस कलर पिकर टूल से देख सकते हैं। और फिर ये है हमारा हैंड टूल। हैंड टूल का क्या काम होता है, जैसे अब ये इमेज काफ़ी बड़ी हो गई तो हम हैंड टूल का यूज़ करके इसको अपने हिसाब से इधर उधर ऐसे कर सकते हैं। इसको क्लिक करके अपने हिसाब से इसको इधर उधर कर सकते हैं। और ये मैग्नीफायर टूल का हमें पता ही है क्या काम है। और बस बाकी ये जो नीचे चीज़ें हैं इनका कभी कोई यूज़ नहीं होता ज़्यादा। तो ये हो गया टूल बॉक्स के बारे में बात। अब हम आ जाते हैं हमारे ऊपर वाले ही, जैसे फाइल पे हमें पता है कि इन सारी चीज़ों का क्या काम है। तो हम एडिट पर आते हैं। एडिट में बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं दिख रही होंगी, जैसे कट कॉपी पेस्ट, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड नहीं है तो ना हम कट कर सकते हैं ना कॉपी कर सकते हैं। और जब कुछ कॉपी ही नहीं किया तो फिर पेस्ट कैसे करेंगे। उसके बाद हम इमेज पे आते हैं। इमेज में हम मोड पे यहाँ पर हमने शुरू में ही सेलेक्ट कर लिया था कि ये RGB है। और भी कलर ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, हमें केवल RGB पे स्टिक रहना है। उसके बाद यहाँ 8 बिट्स चैनल
है। कुछ कुछ बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस में 16 बिट्स पर चैनल भी होता है। फिर हम आते हैं एडजस्टमेंट्स में। जब हम एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है लेवल्स। तो जब हम लेवल्स पर आते हैं तो यहाँ पर हमको लेवल्स दिख रही होती है, जहाँ से हम RGB में, जैसे हम RGB है, अब हमने रेड कलर सेलेक्ट किया, हमने इनपुट में यहाँ पर लेवल बढ़ा करके 100 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज के कलर में चेंजेस हो रहे हैं। हम रेड कलर को इंक्रीज कर रहे हैं, हमने इसको 500 कर, थोड़ा ब्लूइश होने लगा, हमने इसको 10 किया तो हल्का सा रेडिश टाइप में आ रहा है। जैसे ही हम इसको 50 करते हैं तो ये थोड़ा और ब्लूइश के थ्रू बढ़ रहा है। आउटपुट लेवल्स को भी हम चाहें तो इसको अगर हम 100 करेंगे तो ये थोड़ा रेडिश में चेंज होगा। हम जैसे जैसे इस नीचे वाले एरो को भी हम ऐसे बढ़ाकर इसको ऐसे, जो हमने यहाँ रेड कलर चेंज किया है तो हम इसको रेड, और यहाँ से इस वाले को क्लिक करके इसकी इंटेंसिटी वगैरह को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सेम हम यहाँ ग्रीन कलर अगर सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज की जो क्वालिटी है, जो हमारा इमेज है, वो थोड़ा चेंज होने लगा है। फिर यहाँ अगर हम ब्लू भी सेलेक्ट करके इसको भी थोड़ा बढ़ा लें तो हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। अगर हम यहाँ से इसको ओके करेंगे तो हमारी ऐसी ही इमेज आ जाएगी, और यहाँ से अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो जैसी इमेज पहले थी वैसी ही हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इसको कैंसिल करते रहे तो हमारी इमेज जैसी थी वैसी आ गई। दोबारा इमेज पे आते हैं, एडजस्टमेंट्स पे आते हैं, तो यहाँ पर फिर हमें कर्व्स, कलर बैलेंस, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। तो सबसे पहले हम कर्व्स की बात कर लेते हैं। कर्व्स भी बिल्कुल उसी तरह था जैसा हमारा एडजस्टमेंट है, बस यहाँ पर हमें थोड़ा सावधान होकर काम करना होता है। जैसे अब RGB है तो हमने RGB वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्राइटनेस के ऊपर असर पड़ रहा है। हम इसको नीचे कर रहे हैं तो ये थोड़ा और डार्कर होता जा रहा है। तो उसी तरह से हम इसको अपने अकॉर्डिंग इसके लेवल्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ केवल रेड करेंगे तो जैसा हमने पहले भी देखा है कि रेड कलर ही डोमिनेट करने लगेगा। फिर हम ग्रीन पे आते हैं तो ग्रीन कलर को हम जिस तरह से उठाते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ डोमिनेट होने लगेंगी। ये ग्राफ है उसी तरह से बिल्कुल जैसा अभी हमने देखा था। तो अभी के लिए इसको कैंसिल करते हैं, वापस से इमेज पे आते हैं। तो अब यहाँ एडजस्टमेंट में हमें और भी चीज़ें, जैसे ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का ऑप्शन दिखता है, कलर बैलेंस दिखता है, ह्यू एंड सैचुरेशन, ये एक काफ़ी सही चीज़ है। ह्यू क्या होती है? ह्यू होती है ये चीज़ जो कलर ग्रेडियंट्स है। ये देख सकते हैं कि हर चीज़ के कलर जो है वो चेंज हो रहा है। उसी तरह सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन का मतलब होता है जितना ज़्यादा सैचुरेट करेंगे उतना ज़्यादा मतलब कलर जो है वो उभड़ कर दिखेगा। और सैचुरेशन को जब हम जीरो कर देंगे तो कलर्स गायब हो जाएंगे और चीज़ें ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगी। तो यही होती है कलर सैचुरेशन। सैचुरेशन जीरो मतलब सैचुरेशन -100, इसका मतलब हमारी इमेज अब ब्लैक एंड वाइट हो गई, और सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी तो मतलब हमारी इमेज अब नियॉन साइड पहुंच चुकी है। तो इसको ज़ीरो करते हैं। लाइटनेस की बात करें तो लाइटनेस जितनी ज़्यादा उतना ब्राइट, मतलब चीज़ें दिखेंगी ही नहीं, और जितनी डार्क उतना ज़्यादा डार्क, मतलब फिर भी नहीं दिखेंगी। तो ब्राइट लाइटनेस हम अपने हिसाब से वो कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। एडिट यहाँ मास्टर है, और उसके बाद फिर यहाँ से हम अलग अलग कलर्स को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे हमने रेड्स को सिलेक्ट किया तो रेड ह्यू, केवल जो चीज़ें रेड में है वो चीज़ों का कलर चेंज हो रहा है। सैचुरेशन केवल उन्हीं की चेंज होगी, बाकी सारा इमेज हमारा एज इट इज़ रहेगा। लाइटनेस भी केवल उसी की चेंज होगी। तो अभी के लिए इसको कैंसिल करते हैं और वापस से इमेज पर आते हैं, और यहाँ पर हमें और भी चीज़ें मिलेंगी, जैसे रिप्लेस कलर, सेलेक्टिव कलर, इन्वर्ट, इक्वलाइज, पॉस्चराइज, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ मिलेंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। डुप्लिकेट, हमें पता है इमेज डुप्लिकेट हो जाएगी, और भी कैलकुलेशन वगैरह इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है। यहाँ से हम कैनवस को रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री। उल्टा हो गया, वापस से कैनवस रोटेट कर देंगे 180 डिग्री, सीधा हो गया। यहाँ से रोटेट कैनवस में फ्लिप कैनवस हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो हमारा मतलब इमेज फ्लिप हो जाएगा। और वहीं पे अगर हम यहाँ पर फ्लिप कैनवस वर्टिकल कर देंगे तो हमारा इमेज वापस ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर हम वापस से इसको नॉर्मल कर लेते हैं।
तो वापस से हमारा पेंगुइन जो है नॉर्मल हो गया। तो इमेज में ये सारी चीज़ें हैं, हिस्टोग्राम वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों का कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं लेयर। न्यू लेयर। जैसे अभी हमने लेयरिंग की बात की थी, तो हम चाहते हैं कि इस इस इमेज पे कुछ ना हो, हम इसके इस इमेज के ऊपर कुछ करना चाहते हैं। मतलब हमारी इमेज बैकग्राउंड में एज इट इज़ रहे और इमेज को कोई टच ना हो, और उसके ऊपर हम एक लेयर बना करके उस लेयर के ऊपर कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर वगैरह चीज़ें यहाँ ऐड कर सकते हैं इस लेयर की वजह से। और न्यू लेयर मास्क वगैरह इन सब के बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। सेलेक्ट का भी कोई काम नहीं है। फिल्टर में आते हैं, जैसे हम आर्टिस्टिक में है। आर्टिस्टिक के अंदर हम जैसे ड्राई ब्रश में हमने क्लिक किया और हमने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं जैसे लग रहा है कि किसी ने पेंट कर दिया। उसी तरह से हम दोबारा अगर फिल्टर में आए तो यहाँ पर स्केच स्केच पे अगर हम आए, चाक एंड चारकोल सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो अब जैसे किसी ने चौक और चारकोल का यूज़ करके इस इमेज को बनाया हो, तो उस तरह से हम यहाँ पर अलग अलग फ़िल्टर्स को ट्राई आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको देख सकते हैं हम। स्केच में ही हम आते हैं। स्केच में अगर हम जैसे फोटो ग्राफिक पेन पर आते हैं, ग्राफिक पेन पर आके यहाँ स्ट्रोक की लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डार्क लाइट बैलेंस अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ओके करेंगे तो चीज़ें उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ से हम सारे फ़िल्टर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और व्यू वगैरह, ये सारी चीज़ें के बारे में, विंडोज़, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अब अगर इसे सेव करना है तो क्या करेंगे, वापस से फाइल में आएंगे और यहाँ पर है सेव एज का बटन। इस पर हम जब आएंगे तो यहाँ पर हमें दिखेगा PSD, BMP, कॉम्पूसर, GF और भी बहुत सारे ऑप्शंस। तो ये सारे क्या क्या हैं, इनके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। उसके पहले यहाँ पर जैसे हम अभी इसको JPEG में ही सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी डेस्कटॉप है, यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ से हम इसकी साइज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मॉल रहेगी या लार्ज रहेगी, और यहाँ से हम स्कैन्स को 5 कर देते हैं। और यहाँ से बेसलाइन, स्टैंडर्ड या प्रोग्रेसिव पे सेलेक्ट करते हैं फॉर मैक्सिमम क्वालिटी। और फिर इसको ओके जैसे ही करेंगे तो हमारी इमेज जो है सेव हो जाएगी। यहाँ से हम मिनिमाइज़ करके यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी इमेज जो है यहाँ पर सेव हो गई है कुछ इस तरह से। तो ये है हमारा आज अभी तक का फ़ोटोशॉप जो हमने यूज़ किया। इसके आगे की बातें होंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके इनबॉक्स में आ जाए। थैंक यू।